आज आप आलोक धनवा के द्वारा लिखा गया जो पतंग पाठ है उसके बारे में पढ़ेंगे आप। पतंग आलोक धनवा के द्वारा लिखा गया है यह। आलोक धनवा का जो जन्म है, जन्म 2 जुलाई 1948 ईस्वी को, 2 जुलाई 1948 ईस्वी। इसी के साथ मुंगेर जनपद के अंतर्गत बैल बिहमा गांव है, बिहार राज्य में, वहां पर इनका जन्म हुआ है। मुंगेर जनपद बैल बिहमा, बैल बिहमा गांव है, बिहार राज्य, मृत्यु के बारे में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसलिए आप पेपर में यदि आपसे आलोक धनवा का परिचय पूछते हैं, आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पुस्तक में भी नहीं लिखा हुआ है। प्रमुख सम्मान इनको मिला है प्रमुख सम्मान में सबसे पहला सम्मान इनका है राहुल सम्मान। राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान। इसके साथ पहल सम्मान भी इनको मिला हुआ है। आप जब इनका साहित्यिक परिचय लिखना चाहेंगे तो आप इनको साहित्यिक परिचय में जन्म और इनके सम्मान लिख सकते हैं, और अन्य बातें इसमें आप शामिल कर सकते हैं साहित्यिक परिचय में। सातवें व 8वें दशक में सातवें 8वें दशक में छोटी अवस्था में गिनी चुनी कविताओं में लोकप्रियता अर्जित की। बहुत छोटी अवस्था में गिनी चुनी कविताओं में लोकप्रियता अर्जित की।
आलोक धनवा ने थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। आलोक धनवा ने थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। लेखन कार्य नहीं किया। आगे देखिए इसमें सन 1972 से 1998 तक पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। सन 1972 से 1998 तक पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहा। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। इस प्रकार यह आपका साहित्यिक परिचय भी साथ में रहेगा। आप जो कवि परिचय दे रहे हैं उसमें आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। साहित्यिक परिचय अलग से पूछा जाए तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं इसके अंदर। आगे इसमें देखिए आप आपके पतंग पाठ है और पतंग पाठ में आप व्याख्या कैसे करेंगे। पेपर में आपके पतंग पाठ की सप्रसंग व्याख्या आती है तो आप कैसे उसे हल करेंगे। तो देखिए आप पतंग पाठ में लिखा हुआ है सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हैं और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला
कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियां और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये पहला काव्यांश आपका पतंग पाठ का है। इसमें आप सबसे पहला इसकी आउटलाइन डालेंगे। जब आप प्रश्न शुरू करते हैं तो आप पहले आउटलाइन उसकी डालें, बिना आउटलाइन लिखे आप सप्रसंग व्याख्या ना करें। सबसे तेज बौछारें, और यहां से आप धीरे धीरे डॉट 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 लगाते हुए आगे बढ़ेंगे हैं, और वहां पर लिख देंगे अंत में इतनी नाजुक दुनिया, इतनी नाजुक दुनिया। सबसे पहले देखिए, जब व्याख्या हम करते हैं तो संदर्भ लिखते हैं। और जब संदर्भ लिखते हैं आप तो पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और जो कवि है उसको लिखा जाता है, या संकलन करता कोई हो तो उसको भी लिख दिया जाता है। यानी कविता किसी ने बोली है, लिखने वाला कोई दूसरा है तो आप लिख सकते हैं। और जो कवि खुद ने कविता बनाई है और खुद ने उसे व्यक्त किया है, बोला है, तो फिर उसी का नाम लिखेंगे आप। तो देखें यहां पर आप प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, पाठ्य पुस्तक के पाठ पतंग के कवि आलोक धनवा से प्रस्तुत है। इतना आप उसमें लिखेंगे। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। लेकिन जब हम प्रसंग लिखते हैं आप एक मिनट ध्यान दें। कवि आलोक धनवा, के द्वारा प्रस्तुत है। इसके साथ आप जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग जब तक आपको व्याख्या समझ से बाहर है तब तक आप प्रसंग नहीं लिख सकते। तो आप यहां पर प्रसंग में लिखेंगे पतंग के माध्यम से बाल मनोचेष्टाओं का चित्रण किया गया है। इसके साथ आप व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में आप लिखेंगे सबसे तेज बौछार के भादो गया, कवि
भादों का महीना जाने पर आश्विन महीना आता है और उसी का वर्णन करता है। कवि अपनी कविता में भादो महीना जाने के साथ साथ आश्विन महीना आने पर जो शरद ऋतु का आगमन होता है तो उस समय जो भव्य प्रकृति वातावरण है उसका चित्रण करता हुआ कहता है कि भादों का महीना समाप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ जो वर्षा ऋतु है और उसकी वर्षा ऋतु में जो पानी की तेज बौछार है वह समापन को है। भादवा महीने की समाप्ति के साथ साथ आश्विन महीना का आगमन है और पहला आश्विन महीना का पहला दिन और पहला सवेरा। प्रातःकाल का वातावरण है, सूर्य बाल रूप में है और सूर्य की कोमल किरणें आकाश और धरती मंडल पर गिर रहे हैं। अब धरती का संपूर्ण वातावरण खरगोश की जो लाल आंख होती है उसके समान दिखाई दे रहा है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। प्रातःकाल का जो वातावरण है, सूर्य बाल रूप में है, लाल लाल किरणें धरती पर डाल रहा है, धरती और आकाश पर। ऐसे समय में धरती और आकाश का जो वातावरण है वह खरगोश की लाल आंख जैसा है। उपमा अलंकार का यह प्रयोग हुआ है। यहां पर खरगोश की लाल आंख आपका उपमान है और जो लाल सवेरा है यहां पर आपका उपमेय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। पुलों को पार करने का मतलब होता है कहीं बहुत सारे समय को पार करते हुए। ऋतु चक्र को पार करते हुए। 6 ऋतुएं होती है और बार बार बदलती है। 12 महीने में 6 ऋतु होती है, 6 ऋतु बार बार बदलती है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करते हुए आया है। रूपक अलंकार का प्रयोग है। ऋतु चक्र को पुल की उपमा दी है। यहां पर ऋतु चक्र उपमेय में उपस्थित है और यहां पर पुल जो है वो उपमान में उपस्थित है। रूपक अलंकार का प्रयोग है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करते हुए आ गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए शरद रूपी जो बालक है ऋतु चक्र रूपी पुल को पार करते हुए आया है। साथ में एक चमकीली साइकिल लेकर आया है, अर्थात सूर्य की चमकीली चमकीली किरणें इस धरती और आकाश मंडल पर गिर रहे हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। जो चमकीली साइकिल लेकर आया है उसमें घंटी लगी हुई है, वो उसकी आवाज आ रही है, अर्थात संपूर्ण धरती मंडल और आकाश मंडल में पक्षी विचरण करने लगे हैं, अन्य जीव जंतु घूमने लगे हैं और धरती के प्रत्येक प्राणी अच्छा जीवन महसूस करने लगा है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को शरद रूपी बालक अपने चमकीले इशारों से, चमकीले हाथों से इस धरती मंडल के बालकों को खेलने के लिए बुला रहा है, अर्थात शरद ऋतु बालक जो आया है और सूर्य की जो चमकीले किरणें धरती पर गिर रही है, सुहावना वातावरण है, बालकों को खेलने के लिए उत्साहित कर रहा है। चमकीले इशारों से बुलाते और आकाश में को इतना मुलायम बनाते हुए शरद रूपी बालक आकाश को बिल्कुल मुलायम बनाए हुए हैं, सुहावना बनाए हुए हैं। और ऐसे
सुहावने वातावरण को देखकर बालक अपना स्वाभाविक खेल खेलने के लिए उत्सुक हैं, पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक हैं। कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारी और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए उत्साह हैं और उस पतंग को उड़ा रहे हैं जो दुनिया की सबसे हल्की है और रंगीन है, अनेक रंगों से भरी हुई है, बिल्कुल महीन पतले कागज से बनी हुई है, बांस की कमाने उसके अंदर लगी हुई है। बच्चे उत्साहित हैं, पतंग उड़ाते हुए सीटियां लगा रहे हैं, किलकारियां कर रहे हैं। जिस तरह तितलियां स्वतंत्र रूप से आकाश मंडल में उड़ती है और उनकी जो नाजुक मुलायम जो दुनिया होती है, उस तरह बच्चों की दुनिया है। बच्चे भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं और इस सुंदर वातावरण, प्रकृति के सुंदर वातावरण में पतंग को उड़ाकर उत्साहित हो रहे हैं। देखिए, आपको व्याख्या बता दी गई है, आप इसे वीडियो में बार बार आप सुने। कोई व्याख्या में कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। आगे देखिए, इसमें आप इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे। काव्य सौंदर्य, देखिए आप जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो इसमें दो भाग लिखे जाते हैं, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य को कला सौंदर्य भी कहते हैं, कला पक्ष भी कहते हैं। भाव सौंदर्य को भाव पक्ष आप कह सकते हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए आप, शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में आप सबसे पहले आप भाषा का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, भाषा। और भाषा क्या है ये बताएंगे आप, तो लिख देंगे इसमें आप खड़ी बोली हिंदी। हम सब खड़ी बोली हिंदी पढ़ते हैं वर्तमान में। ऐसे के साथ साथ भाषा आसानी से समझ में आने वाली है, सरल है, बिल्कुल सहज है, सरस है, रस से युक्त है, आनंद आता है इस भाषा को पढ़ने में, सुबह ज्ञान देने वाली है। पतंग क्या होती है, पतंग का जीवन कैसा होता है, तितलियों का जीवन कैसा होता है, बच्चों का कैसे होता है, इनमें समानता क्या होती है, इनके बारे में बताने वाली कविता है। इसलिए आप लिख देंगे सरल, सरस, सुबोध। आदि। ऐसे के साथ साथ आप यहां पर शैली का प्रयोग करेंगे। प्रकृति वर्णन है, आप मानवकरण शैली लिख सकते हैं, छायावादी लिख सकते हैं, और वैसे आप सही ढंग से लिख कर बताएं तो शब्द चित्र लिख दो आप। शरद ऋतु जो एक बालक के रूप में है, उसका चित्र को शब्दों के रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए शब्द चित्र शैली है। आप चित्रात्मक लिख देते हो, कोई बात नहीं, चित्रात्मक हो जाएगा। शब्द चित्र, ऐसे के साथ साथ आप देखेंगे अलंकार। अलंकार मैंने आपको पहले बता दिया है। अलंकार में आप सबसे पहला आप खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की
आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों का मतलब यहां पर है उपमान और लाल सवेरा उपमा। उपमेय उपमान, खरगोश की आंखों से समानता की गई लाल सवेरे की। उपमा अलंकार है। ऐसे के साथ आप देखेंगे जो शरद आया है, शरद रूपी बालक, शरद रूपी बालक रूपक अलंकार को बोधित करता है। शरद है, आया है, इससे बालक की उपमा दी है। उपमान बालक है और शरद आपका उपमा है रूप में उपस्थित हुआ है। आगे देखें इसके अंदर ये एक और आया है यहां पर ऋतु चक्र रूपी पुल। ऋतु चक्र है, उपमा है, इसको उपमा दिए पुल के। यहां पर भी रूपक है ऋतु चक्र। यहां पर भी आपका रूपक का बोधित हुआ। एक और देखा है यहां पर चमकीली साइकिल, चमकीली साइकिल, चमकीली साइकिल रूपे सूर्य की चमकीली, सूर्य की चमकीली रूपी चमकीली साइकिल। यहां पर भी आप रूपक देखेंगे। ऐसे के साथ साथ आप देखेंगे वहां पर जोर जोर से दे रखा है, जोर जोर से लिख रखा है यहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है एक ही शब्द वाक्य में दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार चलता रहे, अर्थ में कोई भिन्नता ना हो, अर्थ एक ही हो, सिर्फ काव्य पंक्ति की सुंदरता बढ़ा दे, वाक्य की सुंदरता बढ़ा दे, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे इसमें देखिए आप तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से यहां पर बच्चों के जीवन से लिया गया है। अन्योक्त अलंकार बोधित होता है तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया।
तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया में अन्योक्त अलंकार है। काव्य पंक्ति में किसी वाक्यांश का सामान्य अर्थ या काव्य पंक्ति का सामान्य अर्थ लेने के साथ साथ कोई विशेष अर्थ ले लिया जाए तो वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार का प्रयोग यहां पर हुआ है। उल्लेख अलंकार उल्लेख अलंकार कब आता है, ये देखिए आप, किसी भी बात का विस्तार से वर्णन यदि कहीं किया जाता है तो वहां पर उल्लेख अलंकार आता है। यहाँ पर उल्लेख अलंकार आपका बोधत्व है। इसी के साथ देखेंगे आप रस में आप श्रृंगार लिख सकते हैं क्योंकि प्रकृति की सुंदरता का चित्रण है। हास्य लिख सकते हैं, बच्चे आनंद ले रहे हैं। इसके साथ शांत रस का प्रयोग कर सकते हैं आप, बिल्कुल सुंदर वातावरण देखकर बच्चे संतुष्ट हैं। देखिए भाई, आपने यहाँ पर श्रृंगार लिखा है तो माधुर्य लिखेंगे आप, माधुर्य गुण। हास्य शांत रस लिख दिया आप, यहाँ पर प्रसाद गुण से कम करेंगे। इसी के साथ आप रीति लिखेंगे तो रीति में आप जो आपने माधुर्य गुण लिख दिया तो फिर वेदर भी आ जाएगी, वेदर भी। और दूसरा आपने पांचाली लिख देंगे प्रसाद में, पांचाली। इस प्रकार ये आपकी व्याख्या हो जाती है। सप्रसंग व्याख्या पेपर में पूछी जाती है, आप सप्रसंग व्याख्या आसानी से इसे कर सकते हैं। आगे देखें, इसमें जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, डाल की लचीली वेग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुहावने सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती उनके बेचैन पैरों के पास। इस तरह आपकी ये दूसरी व्याख्या हम आपको बता देते हैं, आप इस व्याख्या को भी साथ में देखिए। आपके यहाँ पर जो आउटलाइन है वो बराबर बदल जाएगी। इसके साथ साथ आपका प्रसंग वाक्य रहेगा, प्रसंग में कोई अंतर नहीं आएगा, आपका संदर्भ भी वाक्य रहेगा, सिर्फ आपकी व्याख्या में अंतर आ जाएगा। इसके साथ साथ भाषा वही रहेगी, आपकी शैली वही रहेगी, अलंकार बदलेंगे, आपके अलंकार आपके बिल्कुल बदल जाएंगे। रीति भी बदल सकती है, गुण भी बदल सकता है आपका, रस भी बदल सकता है। तो देखिए आप यहाँ पर आपका जो आउटलाइन है इस व्याख्या की वह है जन्म से ही वे अपने साथ
और इसी के साथ आप पीछे तक जाएंगे, लिखा हुआ उनके बेचैन पैरों के पास। उनके बेचैन पैरों के पास। देखिए आप इसमें संदर्भ लिखा हुआ है, प्रसंग लिखा हुआ है, व्याख्या आप सुनिए। बच्चे जो होते हैं उनका जीवन एक कपास की तरह मुलायम होता है। बच्चों का जीवन एक कपास की तरह होता है। कपास को आप किसी भी आकार में बदल सकते हैं, रुई किसी भी आकार में आप उसे बदल सकते हैं। वैसे के वैसे ही बच्चे भी अपने खेल को अपने मन के अनुसार बदल सकते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल वो खेल सकते हैं। जब बच्चे शरद ऋतु के सुंदरतम वातावरण में पतंग को आकाश में उड़ाते हैं, उस समय बच्चे दौड़ लगाते हैं पतंग के साथ साथ। तो ऐसा लगता है कि बच्चे दौड़ नहीं लगा रहे, पत्ती स्वयं घूमते उनके पास आ रहे हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए दौड़ लगाते हैं, उन्हें कोई होश नहीं रहता। कठोर छत भी उनको नरम नजर आती है, छतों को भी नरम बनाते हुए, अर्थात कठोर छत भी उनको नरम नजर आती है। जैसे मृदंग होता है, एक वाद्य यंत्र है, और बजता उसकी जो आवाज आती है, वैसे ही संपूर्ण वातावरण में बच्चों की कोलाहल की आवाज आती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। जिस तरह मृदंग की ध्वनि होती है और संपूर्ण वातावरण गूंज उठता है, उसी प्रकार बच्चे भी पतंग उड़ाते किलकारी लगाते हैं, कोलाहल करते हैं, सीटियां लगाते हैं और संपूर्ण वातावरण कोलाहल से भर जाता है। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं, पैग पतंग की जो डोरी होती है उसको ढीला छोड़ के खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, खींचते हैं, उसे बोलते हैं पैग भरना। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, धागे के सहारे जब पैग भरते हुए चले आते हैं, तो ऐसी तरह नजर आते हैं जैसे कोई पेड़ की डाल, लचीली डाल बार बार ऊपर नीचे हो रही है। बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारों तक चले जाते हैं, गिरने को होते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांच का संगीत। लेकिन बच्चे गिरने को होते हैं, गिरने से बच जाते हैं। रोमांचित का मतलब होता है उत्साह। उनके शरीर का जो उत्साह होता है वह उन्हें बचाता है। पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है मजे धागे के सहारे। पतंग आकाश में उड़ती है, पतंग की गति के साथ साथ बच्चे धागे के सहारे खड़े रहते हैं और छतों के किनारों से गिरने से बच जाते हैं। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जैसे जैसे पतंग आगे बढ़ती जाती है आकाश में, वैसे के वैसे वो छत पर भागते हुए नजर आते हैं। अपने रंध्रों के सहारे अपनी त्वचा के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वे छिद्र उनको गिरने से बचाते हैं। अभी यदि वो कभी गिर भी गए छत के खतरनाक किनारे से और बच गए, तो निडर हो जाते हैं और शरद ऋतु में सूर्य की जो चमकीली किरणें होती है, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। सूर्य की जो चमकीली किरणें होती है उसके सामने निडर होकर आते हैं, घबराते नहीं हैं, पतंग उड़ाने के लिए दौड़ लगाते हैं। और ऐसा नजर आता है कि स्वयं धरती उनके पैरों के पास घूमती नजर आ रही है। इसी के साथ ही आपकी व्याख्या पूरी हुई है। काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, दो लिखेंगे आप। तो देखिए आप शिल्प सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली हिंदी,
सरस रस सुबोध आदि ही शैली शब्द शुद्ध लिख देंगे। अलंकार में आप देखेंगे जन्म से भी अपने साथ लाते कपास, कपास से बच्चों के जीवन की तुलना अनुप्रास है, पर इसके साथ साथ जो तुलना हो रही है, तुलना में उपमा लगा दीजिए आप। तुलना हो रही है, तुलना में उपमा लगा दीजिए। अनुप्रास साथ में है। अनुप्रास साथ में इसलिए है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास से, और कपास सवर्ण है, पीछे के भाग में वहां अनुप्रास लगा देंगे और कपास की तुलना बच्चों से हुई है, यहां पर उपमा लिख देंगे। पृथ्वी घूमती आती उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते बैसो छतों को भी नरम बनाते हुए। यहां कोई अलंकार नहीं है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग कोलाहल की तुलना मृदंग से की है, यहां पर उपमा अलंकार लिख देंगे आप। उनके शरीर की गति की तुलना लचीले डाल से की है। उनके शरीर की तुलना लचीले डाल से की है, उपमा अलंकार बोधित हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है लचीली डाल, की तुलना बच्चों के गतिशील बच्चों के गतिशील शरीर से उपमा, और एक लिखा हुआ है यहां पर मृदंग, मृदंग की तुलना बच्चों की किलकारी सीटियां से की है उपमा, और की है। इसके साथ देखिए आप यहां पर एक और लिखा हुआ है, यहां पर साथ साथ लिखा हुआ है, साथ साथ काव्य पंक्ति में एक शब्द है, काव्य पंक्ति में शब्द एक शब्द मानो दो या दो से अधिक बार आता है, सिर्फ काव्य पंक्ति की सुंदरता बढ़ाता है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है। पुनरुक्ति प्रकाश, रस में आप लिख देंगे, लिख दो आप श्रृंगार, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन है, श्रृंगार है। हास्य लिख दो आप, और वही शांत लिख दो आप, संतुष्ट है बच्चे, हंस रहे हैं, प्रकृति सुंदर है। माधुर्य लिख देंगे गुण, प्रसाद भी लिख देंगे, वही रीति आपकी आ जाएगी यहां पर, वैदर्भी और पांचाली। एक भाव सौंदर्य आपको इसमें लिखना है, तो भाव सौंदर्य आप लिख देंगे आप, भाव सौंदर्य पतंग के साथ
शरद ऋतु के आगमन पर, शरद ऋतु के आगमन पर पतंग के साथ, पतंग उड़ने के साथ बच्चों के आनंद का चित्रण हुआ है। इसी के साथ ही आपका पतंग पाठ पूरा हुआ। कल इसी समय दोबारा आपको बताया जाएगा अगला